Hello friends, welcome to ProTalent, and this is our one of the very important module for paper discussion for CLAT 2018. ये आपको CLAT 2019 के लिए बिल्कुल मदद करेगा। आप सबका स्वागत है। आज वी आर डिस्कसिंग अबाउट हम पेपर डिस्कशन जो CLAT 2018 का जो एक्चुअल पेपर है वो हम आपके सामने लेकर आए हैं, और यहाँ पे हम आपके साथ इन्हीं पर्टिकुलर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्यों सॉल्व करने चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल रहता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करने से नंबर वन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये बनती है दैट वी गेट कॉन्फिडेंस। ठीक है, किस बात का कॉन्फिडेंस कि अच्छा इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एंड आई एम अवेयर अबाउट सच काइंड ऑफ यू कैन से नॉलेज, सो दैट इज वन कॉन्फिडेंस का बेनिफिट बनता है। सेकेंड, समटाइम्स देयर आर सर्टेन यूनिक क्वेश्चंस। ठीक है, और वो यूनिक क्वेश्चन से हमें एग्जामिनर का माइंडसेट पता चलता है। ठीक है, और हम उस माइंडसेट के साथ तैयारी कर सकते हैं। बिलीव मी, आप जब भी तैयारी करें तो ये सोच के करें दैट योर एग्जामिनर वुड बी 10 स्टेप्स अहेड ऑफ यू। ये हमेशा रहेगा। ठीक है, फिर भी हम उनके वो 10 स्टेप्स के नजदीक तक तो पहुंचे, और उसी पर्पस के लिए वी हैव टू गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, नंबर 3, previous year questions are the actual question being asked, and thereby solving those will give us the real practice for our exam. So उस real practice के लिए मुझे लगता है कि ये काफी महत्वपूर्ण चीज बन जाएगी। ठीक है, तो हम ये पूरा CLAT 2018 का पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे ऑन दिस प्लेटफॉर्म विच इज protalentdigital.com as well as YouTube। ये दोनों पे आपको ये चीजें मिलेगी। protalentdigital.com के ऊपर आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा ताकि आप इसको 2 बार 3 बार रिवाइज कर सकें, और इस रिवीजन से आपका बड़ा फायदा होता है। रिमेंबर, इन योर एग्जाम टू इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स अ रिलेटिव ग्रेडिंग। तो आपको बाकी लोग जितना करते हैं उससे कहीं ज्यादा कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि योर स्कोर विल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द स्कोर ऑफ द टॉपर। टॉपर के स्कोर से आपका स्कोर डिटरमाइन होने वाला है। दैट इज नंबर वन। ठीक है, एंड नंबर टू, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपको आपकी परीक्षा के लिए अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको रिवीजन 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 बिल्कुल जरूरी है। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना फायदा होगा। ओके, सो कीपिंग दैट इन माइंड, लेट मी स्टार्ट। सो इन दिस पर्टिकुलर पार्ट आई एम स्टार्टिंग विथ लीगल रीजनिंग। देयर आर क्वेश्चन नंबर 151 to 200. I am going to discuss 25 questions, first 25 questions with you in this particular video. Okay, चलिए let's start cracking कि ये क्या पूछा गया था। Let's start. Number 1, article number 51A, that is related to fundamental duties. ठीक है, आप सबको पता होगा that we can say article number 36 to 51 talks about DPSP, और ये 51 के अंदर 51A was inserted in 42nd amendment in 1976 by इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा ये फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेट करी गई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज कोई तरीके से जस्टिसिएबल है क्या? दैट मीन्स अगर आपने उसको फुलफिल नहीं करी, अगर आपने इसको फुलफिल नहीं करी, विल देयर बी अ काइंड ऑफ केस अगेंस्ट यू? आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी बनती है ना? दिस इज नॉन जस्टिसिएबल। ओके, इट इज नॉन जस्टिसिएबल, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, कि आपको कोई अगर कोई कारण से जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है जो आपने फुलफिल नहीं करी तो नॉन जस्टिसिएबल है, चिंता की आवश्यकता नहीं है, तो फिर क्यों रखी, है ना? अगर इसका कोई जस्टिसिएबल नहीं है तो रखने का मतलब क्या था? रखने का मतलब सिर्फ एक पर्पज से था, दैट दिस विल गिव सिटीजन्स अ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। आपसे ये एक्सपेक्टेड है, और इस पर्पज की वजह से दिस इज वेरी क्रिटिकल। ओके, चलिए ग्रेट। सो दैट इज नंबर 1, आंसर इज 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, आपको जो protalentdigital.com के ऊपर ये पीडीएफ मिलेगा
उसके अंदर आंसर्स होंगे, आप चिंता नहीं करिएगा। नंबर 152, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया और द फर्स्ट लॉ ऑफिसर in India is none other than Attorney General of India. भैया आप सबको पता होगा that there is a government, okay, which is executive. ठीक है, एग्जीक्यूटिव जब कोई काम करता है तो उसको कहीं ना कहीं चैलेंजेस आते हैं, और लीगल चैलेंजेस अगर आए तो गवर्नमेंट की बातों को प्रेजेंट कोर्ट के सामने, जुडिशरी के सामने कौन करेगा? Then there will be a lawyer, okay, and who is a lawyer for government of India? It is Attorney General. He is the first law ऑफिसर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो लॉ ऑफिसर है उनको सैलरी नहीं होती है ना, दे विल बी चार्ज फीस। ठीक है, तो उनको फीस मिलती है। ठीक है, तो प्लीज आप ये पर्टिकुलर वीडियो देखते देखते अभी तुरंत बताइए हु इज द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर आपको आता है तो आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आपको आता है, दैट इज अ गुड थिंग। ठीक है, और अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर किसी ऑलरेडी बंदे ने डाल दिया है, आप चिंता नहीं करिए, आप भी डालते रहिए, दैट विल बी वेरी गुड। ओके, सो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 153। सो इट सेज हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन 8th शेड्यूल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में 8वां शेड्यूल। सो यू नो शेड्यूल्स, ये जो शेड्यूल्स होते हैं, व्हाट आर दे आर बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ अपेंडिक्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में एक तरीके के एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कोई टेबल है, कहीं पे थोड़ी और डिटेल डाल के रखी है, तो दे आर लाइक अपेंडिक्स, है ना। आप कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो मेन रिपोर्ट के साथ आप जो अटैचमेंट देते हैं, सो दैट इज कॉल्ड शेड्यूल्स। दैट्स अ सिंपल थिंग। ठीक है, देखिए भैया, ये जो हम एक्चुअल पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं उसमें हमारा मकसद ये नहीं है दैट वी सिंपली गिव यू आंसर्स, बट वी वुड लाइक टू ऐड सर्टेन सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ योर लर्निंग। ठीक है, आपके नॉलेज में एक छोटा सा बढ़ोतरी करने का हमारा मकसद है। सो ये जो शेड्यूल है, दे आर लाइक अपेंडिक्स। ठीक है, सो टोटल, है ना, कितने शेड्यूल्स होते हैं प्लीज बताइएगा मुझे। ठीक है, टोटल कितने शेड्यूल्स होते हैं वो बताइए, और जितने शेड्यूल्स हैं उन सबके अंदर एग्जैक्टली क्या होता है, प्लीज आप वो भी एक लाइनर लिख के बता दीजिएगा। सो द 8th शेड्यूल टॉक्स अबाउट द लैंग्वेजेस। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर? टोटल 22 लैंग्वेजेस आर देयर। इनफैक्ट जब क्लैट वालों ने पहला पेपर निकाला उसके अंदर सबसे बड़ी गलती हो गई थी, दे प्रोवाइडेड आंसर एज 21, एंड व्हाट इज द आंसर? 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस आर देयर। ओके, सो डू यू थिंक हिंदी इज पार्ट ऑफ दिस शेड्यूल लैंग्वेज? डू यू थिंक गुजराती इज अ पार्ट ऑफ दिस शेड्यूल लैंग्वेज? एक बार आप देख लीजिएगा क्या क्या शेड्यूल लैंग्वेजेस होती है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन which is 154, पंचायती राज is one of the favorite topic for many examination। और उसके द्वारा ये क्वेश्चन आया है that पंचायत समिति at the block level in India is what kind of body? Is it an administrative authority? Is it coordinating and supervising authority? It is consultative committee or it is an advisory body? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का मतलब हो गया कि उनको कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन मिली है। ठीक है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन करने की एक अथॉरिटी मिली है। इज इट जस्ट एन एडवाइजरी बॉडी, विच मीन्स उनका कोई अथॉरिटी तो नहीं है, बट इट इज जस्ट डेवलप्ड बॉडी। ठीक है, अब जो पंचायत समिति है वो एक पर्टिकुलर अथॉरिटी है। ठीक है, और जो भी डिस्कशन होता है उसके रिलेटेड वो अपने पॉइंट्स रख सकते हैं, और वहां जो भी एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट का एक लीगल वजूद है। ठीक है, एंड देयरफॉर इट्स नॉट जस्ट एन एडवाइजरी बॉडी। इज इट अ कंसुलेटिव कमिटी? ऑब्वियसली इट इज नॉट अ कमिटी, इट्स एन ऑथोरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट इज अ पंचायत समिति। ठीक है, इट इज अ कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी अथॉरिटी। अब ये जो कोऑर्डिनेटिंग सुपरवाइजरी अथॉरिटी है पंचायत समिति में, तो हमें ये समझना चाहिए कि भारत में पंचायती राज एक पर्टिकुलर समय पे आया था, एक पर्टिकुलर अमेंडमेंट के द्वारा। ध्यान रहे, पंचायत का जो विचारधारा था वो गांधी जी के विचार थे, और ये गांधी जी के विचारों के द्वारा इसको कुछ पर्टिकुलर ईयर में अमेंडमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो प्लीज आप मुझे बताइएगा कि कौन से अमेंडमेंट के द्वारा
पंचायती राज भारत में इंट्रोड्यूस किया गया और पंचायत रिलेटेड कौन से आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। सो याद रखिएगा ये होमवर्क क्वेश्चन। ओके, सो आंसर इज बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 155। Which of the following is not a fundamental duty as per the provision of Constitution of India? हमने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले, आपको याद हो तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करी थी। आर दे जस्टिसिएबल? नो, दे आर नॉन जस्टिसिएबल। ओके, चलिए ग्रेट, ठीक है। सो दे आर नॉन जस्टिसिएबल। तो अब उनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? सो टू अपहोल्ड and protect sovereignty, unity, and integrity of India. Yes, this is a fundamental duty. To join the defense forces of India? No, that's not the fundamental duty. To defend the country and render national service when called upon to do so? Yes. So defense forces join करना वो fundamental duty नहीं है। पर ये जो कंट्री को जब जरूरत पड़े तब नेशनल सर्विस देना is a fundamental duty, and to value and preserve rich heritage of our composite culture is also fundamental duty, and therefore answer would be B, because this is not a fundamental duty. Coming to question number 156, right to education RTE 2009 provides free and compulsory education to children aged between 6 to 14 years. It was a sitter, बहुत इजी क्वेश्चन था। आई एम श्योर जितने लोगों ने क्लैट का एग्जाम दिया था 2018 का, सबका आंसर सही हुआ होगा। इज दैट इजी? क्योंकि एवरीवन नोज दैट आरटीई 6 to 14 आप स्कूलों में से पास हुए हो, 12 साल आपने स्कूल में निकाला है, आपने देखा होगा आरटीई पिछले कुछ समय से आपके स्कूलों में काफी चहल पहल हो रही होगी। सो देयरफॉर दिस वाज एन वेरी इजी नंबर। नंबर 157, दिस आर वेरी यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना? बिल्कुल ध्यान से समझिए। इनमें दो सेंटेंस होते हैं, एक होता है असर्शन और दूसरा होता है रीजन। असर्शन का मतलब होता है एक सेंटेंस जो पॉजिटिव में है, उसमें नेगेटिव सेंटेंस नहीं लिखा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, राम इज अ गुड स्टूडेंट, दैट्स एन असर्शन। ओके, चलिए ग्रेट। अब ये क्या बोला जाता है? दैट इट इज लीगल and constitutional duty of the state to provide legal aid to the poor. गरीब लोगों को स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है और लीगल ड्यूटी है कि उनको लीगल एड देना। इज दैट स्टेटमेंट राइट? यस, ठीक है, ये स्टेटमेंट राइट है। अच्छा, 2 मिनट, मैं एक और पॉइंट बताना भूल गया आपको कि इसमें जो ऑप्शंस का नेचर होता है वो बहुत मजेदार है। आप देखिए ऑप्शन क्या लिखा है, बोथ ए एंड आर are individually true and R is a correct explanation to A. अगर A और R दोनों सही है और R उसका सही एक्सप्लेनेशन है तो आप आंसर A मार्क करोगे। आंसर B तब मार्क करोगे जब दोनों सही है पर R उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप C मार्क करोगे जब A सही है और R गलत है। आप D मार्क करोगे जब A गलत है और R सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। लेट्स रीड नंबर 2। No one should be denied justice by reason of his poverty. ठीक है, अब ये भी एक तरीके से सही स्टेटमेंट है। भारत जैसे देश में जब हम बात करते हैं इक्वालिटी, दैट इज इक्वालिटी ऑफ जस्टिस, ठीक है, और सबको जस्टिस का अधिकार मिला है, और उसके साथ साथ जो डीपीएसपी में जो चीजें लिखी है उस डीपीएसपी के मुताबिक ये दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। और जो ये प्रिंसिपल जैसा बताई, कारण बताया है कि क्यों सरकार की ड्यूटी है, बिकॉज किसी भी बंदे को जस्टिस डिनाई नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज ही इज अ पुअर पर्सन, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ जस्टिस, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल नंबर 14 उसके मुताबिक, एंड देयरफॉर आंसर इज ए। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। चलिए ग्रेट, लेट्स लुक एट नंबर 158। विच वॉज द लॉ विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर विलियम बेंटिक टू प्रोहिबिट द प्रैक्टिस ऑफ सती? सर विलियम बेंटिक, जिन्होंने सोसाइटी रिफॉर्म्स में बहुत काम किया, इनके सपोर्ट में राजा राम मोहन रॉय और उस तरीके के रिफॉर्मर उनके साथ जुड़े हुए थे, ठीक है, और यही इनकी जो रिफॉर्म टेक्निक थी, सोशल रिफॉर्म, उसने सोसाइटी में एक तरीके से लोगों के मन में थोड़ी गलत भावना भी पैदा करी थी
क्योंकि उनको ऐसा लगा दैट ब्रिटिशर्स आर नाउ इंटरफियरिंग इन अवर सोसाइटी। ओके, सो उन्होंने कौन सा लॉ पास किया था? दिस वाज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज यू शुड नो हिस्ट्री फॉर दैट। ठीक है, उसके लिए आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। प्रो टैलेंट की तरफ से इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के टोटल यू कैन से 11 लेक्चर्स हमने डाले हैं। प्लीज उसको गो थ्रू करिएगा, हमने बहुत डिटेल में वहां पे एक्सप्लेन किया है। सो प्लीज आप उसको गो थ्रू करिएगा, दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर क्लैट एग्जाम। एनीवे, as a law student, you should know Indian history. And therefore, the answer is Bengal Sati Regulation Act 1829. Okay, Bengal Sati Regulation Act 1829 is the answer. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। 159. Now here comes legal reasoning questions. ठीक है, तो देखिए क्या दिया है। प्रिंसिपल दिया है, nothing is an offense if committed by a child below 7 years of age. इसका प्रिंसिपल है डॉली इन कैपेक्स। क्या बोलते हैं इसको? डॉली इन कैपेक्स। सो दैट मीन्स लेस देन 7 year old person is incapable to decide what is good or what is bad. ओके, सो अब इसको ही अप्लाई करना है, बहुत सिंपल सा है। आदिल एजेड 6 years, तो हमारे कंडीशन के मुताबिक बैठ गया है। ठीक है, इज a student of class 1, he placed his sharpened pencil on the bench which with its pointed end up when his classmate Ajay stood up to answer a question. Ajay gets hurt when he sits on that pencil. Adil and his friend have a good laugh. Ajay's father, on seeing his son injured when he returns home, he wants action against Adil. ठीक है, अब आदिल के साथ क्या होगा? भाई आदिल ने कोई क्राइम कमिट किया है। आदिल is a less than 7 years of age and therefore no crime has been committed. So Adil has not committed any offense. In a very simplified manner, this is the answer. You have to simply apply the principle. Coming to next question, 160. This is very interesting principle. The doctrine of basic structure in the constitutional jurisprudence means that Constitution of India has certain basic features that cannot be taken away through amendments by the parliament. So basic features cannot be changed through amendments. The power of judicial review. Now this is another statement. The power of judicial review, ठीक है, is a part of basic structure and it helps the constitutional courts to determine whether an amendment is against basic structure or not. What is the judicial review? जब पार्लियामेंट कोई लॉ बना देता है, देन जुडिशरी उसका रिव्यू करती है और ये देखते हैं कि वेदर दिस गिवन लॉ इज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर और नॉट। ठीक है, और वो रिव्यू करके उसको से निकाल भी सकती है। याद करिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 99th अमेंडमेंट डाला गया था। 99th अमेंडमेंट इन द नेम ऑफ NJAC, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ओके, सो उसको कैंसिल कर दिया था बिकॉज इट वाज अनटेनेबल अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो फैक्ट क्या दिया है? पार्लियामेंट proposes an amendment to limit the power of appeal against conviction for offense of sedition to be exercised only by the Supreme Court of India. क्या बोला इन्होंने? That Parliament proposes एक particular amendment. क्या बोलते हैं उस वो amendment में क्या बोला गया? To limit the power of appeal against the conviction of offense of sedition. Sedition charges के खिलाफ जो अपील करने का पावर है उसको ये लोग क्या करने चाहते हैं? लिमिट करना चाहते हैं। ठीक है, तो which of the following statement is most appropriate in relation to the legal principle stated? लीगल प्रिंसिपल के मुताबिक क्या सही होगा? The proposed amendment is against the doctrine of basic structure. ठीक है, पॉसिबल है। ठीक है, वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ तो दिख रहा है क्योंकि अपील करने का पावर आप रिड्यूस नहीं कर सकते। दैट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये आप पूछेंगे कि सर ये बेसिक फीचर में क्या क्या आता है? अब बेसिक फीचर थोड़ा सा ब्रॉडर कंसेप्ट है। ठीक है, और वो बेसिक फीचर को समझने के लिए अलग से आपको प्रोटैलेंट का एक वीडियो आपको अभी मिलने वाला है, वहां पे आप देख पाएंगे। ठीक है, द प्रपोज्ड अमेंडमेंट इज अनकनेक्टेड टू द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा तो नहीं है। The proposed amendment can be reviewed and struck down by the constitutional court. Yes,
कोई भी अमेंडमेंट वेदर, है ना, दिस और एनी अदर, ठीक है, वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा, बिल्कुल आएगा, ऐसा उन्होंने पहले ही बोल के रखा है, दैट मीन्स इट विल कम, एंड देयरफॉर आंसर क्या होना चाहिए, ये द प्रपोज अमेंडमेंट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसा नहीं है, सो आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 161, who among the following was the first chairman of the Constituent Assembly in India? The first chairman of Constituent Assembly is Dr. Sachidanand Sinha. याद करिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रो टैलेंट की तरफ से आपको एक पहला जो सेशन मिला था, उस सेशन के अंदर हमने ये सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में बिल्कुल बात करी है, एंड वहां पे मैंने पॉइंट आउट करके बोला था कि अगर आपको सवाल पूछा जाए तो प्लीज सच्चिदानंद सिन्हा बताइएगा, ठीक है, सो आंसर इज सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, कमिंग टू 162, प्रिंसिपल बोलता है इट इज एन ऑफेंस टू ऑब्स्ट्रक्ट पब्लिक सर्वेंट इन द ड्यू डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसको अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने से रोकना, उसमें कोई तरीके का हिंडरेंस लगाना इज एन ऑफेंस, एंड राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू प्रोटेक्ट वंस पर्सन एंड प्रॉपर्टी। अब इंटरेस्टिंगली क्लैट वालों को ये बहुत अच्छी तरीके से आता है दैट टू कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट विल बिकम योर प्रिंसिपल, ठीक है, एक तरफ एक बंदे का राइट है टू ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो उसको प्रोटेक्ट करना है, और दूसरी तरफ वो अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को काम करने से रोकेगा तो ऑफेंस हो जाएगा। लेट्स सी हाउ थिंग्स आर वर्किंग। सिद्धू comes to rescue of his uncle who is sought to be taken into car by some man. In the process, he causes injury to some of them. Later, it turns out that men were police in plain clothes trying to enforce a warrant against his uncle. Okay, ठीक है, तो which of the following statement would be most appropriate? सबसे पहली चीज, सिद्धू ने अपनी प्राइवेट डिफेंस में काम किया, यस, उसको ये पता था कि जो बंदे उनको लेके जा रहे, उनके अंकल को लेके जा रहे, देवर पुलिसमैन, नो, तो सिद्धू की तरफ से गवर्नमेंट ऑफिशियल को या पब्लिक सर्वेंट को अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने से रोका, ऐसा माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, एंड देयरफॉर सिद्धू ने कोई क्राइम कमिट किया है क्या, नो, सो सिद्धू हैज नॉट कमिटेड क्राइम, ठीक है, सिद्धू हैज नॉट कमिटेड क्राइम, एंड दैट्स द ओनली आंसर, बाकी ऑप्शन वैसे है ही नहीं। सिद्धू हैज कमिटेड ऑफेंस, गलत बात, सिद्धू अंकल हैज रजिस्टर्ड अरेस्ट, ठीक है, तो नहीं चलेगा, सिद्धू शुड नॉट हैव ट्राइड टू हेल्प हिज अंकल विदाउट असर्टिंग द फैक्ट, ये भी नहीं चलेगा, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये सब क्या करना चाहिए वो बताया है, ठीक है, हमें निकालना है कि उनकी लीगल लायबिलिटी बनती है कि नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर, you can say 163, an employer is liable for the act of his servant performed during the course of employment, and this is called vicarious liability, this is called vicarious liability, ठीक है, so situation क्या है, while working as a driver for Verma, Alok sometimes used to earn some side income by carrying parcels of others in Verma's car without his knowledge or permission. While going to pick Verma from the airport one day, Alok stopped to deliver a parcel he was carrying with him. While he was delivering the parcel, which unknown to him was one of the contraband goods, the police arrested Alok. Alok को पुलिस ने पकड़ लिया और आलोक कोई कॉन्ट्राबैंड गुड्स लेके जा रहा था, ठीक है, तो क्या होगा, इज वर्मा लायबल, वर्मा तब लायबल होता जब वर्मा को पता होता कि आलोक उसके अंडर में, उसके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ये काम कर रहा है, वर्मा को पता था कि आलोक ये काम कर रहा है, नहीं, सो देयरफॉर आलोक जो भी काम कर रहा था that will be treated as his independent work, it will not be treated as the work within his course of employment, and therefore Verma is not liable, Verma is not liable, ठीक है, for the act of Alok, since Alok himself did not know what he was doing, no, ठीक है, क्यों होगा, because for the act of Alok, since carrying the parcel was not in the course of Alok's employment
Okay, so we go to question number 164. 164 talks about which law introduced the system of diarchy in India during British reign. Now, what is diarchy? Diarchy is basically two division. Okay, two division in terms of you can say Government of India Act, जहाँ पे एक part Government of India that is British Queen की तरफ से जो ऑफिसर्स थे वो संभालते थे एंड द सेकेंड इज डन बाय द इंडियन काउंसिलर्स. ठीक है, तो इंडिया के जो इलेक्टेड मेंबर थे जो उसमें पार्टिसिपेंट थे एंड दैट केम इन यू कैन से 1919. ठीक है, दिस इज वेरी क्रूशियल. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस in Indian Constitution this you can say history related part as well. So make sure that you follow those kind of things. Okay, chaliye, great. So let's move towards question number 165. Latin maxim saying that nemo bis punitor pro idem delicto means that nobody can be punished twice for the same offense. हमने अभी जो लास्ट मैक्सिम दैट इज मैक्सिम नंबर 4 का जो वीडियो डाला था उसके अंदर हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमने बात करी थी एंड आई एम श्योर आपने वो देखा होगा एंड उसके ऊपर से आप ये आंसर आसानी से दे पाएंगे. लेट्स लुक एट दिस. सजन who's a petty thief is caught and thrashed thoroughly by the people before being handed over to the police. Sajan pleads before the magistrate. ठीक है, अब क्या हुआ, जो चोर है उसको पकड़ा, पब्लिक ने पकड़ा, पब्लिक ने उसको बराबर मार लगाई और उसके बाद पुलिस ने पकड़ा. एंड नाउ सजन गोज टू द मैजिस्ट्रेट एंड सेज दैट ही इज ऑलरेडी थ्रेश्ड बाय द पीपल, ही शुड नॉट अगेन बी पनिश्ड बाय द स्टेट. तो ये बहुत सिंपल सा आर्गुमेंट दे रहे हैं कि भैया मैं ऑलरेडी पनिशमेंट मुझे मिल चुकी है, सो प्लीज डोंट गिव मी अनदर पनिशमेंट. ठीक है, अब बात क्या है, पनिशमेंट किसने दी है, पब्लिक ने. whether that punishment by the public will be termed as a punishment by the state, no. ठीक है, therefore the answer would be, let's look at the option. Option क्या बोलता है, सजन is right since nobody should be punished for the same offense twice. पब्लिक ने किया, पब्लिक ने जो भी किया है that is wrong, वो क्राइम हुआ है और वो क्राइम अलग तरीके से चलेगा. जो आज की तारीख में आपने सुना होगा मॉब लिंचिंग चलता है. ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर किसी लोगों को पकड़ के मार डालते हैं. सो दैट इज इट इज एन ऑफेंस कमिटेड बाय दैट मॉब. ओके, ठीक है, तो वो अलग कहानी है. इस बंदे ने जो क्राइम किया है ना, और उसकी वजह से स्टेट तो पनिश करेगा ही करेगा. thrashing given by the people does not amount to legal punishment and so Sajan can be punished by the state. This looks very good. Giving a good thrashing to a thief is the best form of punishment to prevent future theft, which is very bad. This is a moral principle they are trying to put in, and that's a wrong principle they are trying to put in. The magistrate should not take into consideration the thrashing received by Sajan while fixing his punishment. What magistrate should do is not the point. Point is how the liability, how do we identify कि उसने गलती क्या करी है और उस गलती की सजा क्या होगी. So the answer would be, you can say B. Coming to 166, it says the Latin maxim cui facit per alium. ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, लीगल मैक्सिम के जितने भी वीडियो है दो दो तीन तीन बार देखिएगा, क्योंकि उसके साथ आई हैव एक्सप्लेन्ड उसके पीछे का लॉजिक, बहुत छोटी छोटी चीजें आई हैव ट्राइड टू कवर्ड इन इट, सो दैट विल गिव यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग. ओके, ठीक है, सो इट सेज he who acts through another acts for himself. ठीक है, so it is once again a vicarious liability. Okay, चलिए देखते हैं. Hima requests her minor sister Harika to purchase a bag for her from the local shop. Harika purchases the bag on credit, telling the shopkeeper that her sister will pay for it. Afterwards, Emma refuses to pay for the bag. Identify which is most appropriate in relation to the legal principle stated. So देखते हैं क्या हुआ भाई. हिमा ने जो भी बोला था दैट इज थ्रू हर सिस्टर एंड देयर बाय हिमा ने जो अपनी सिस्टर को बोला कि आप ये परचेज करें, इट इज विकेरियस लायबिलिटी ऑफ हिमा, उनको ये करना ही पड़ेगा. दैट्स हाउ द आइडिया इज. सो सिंस हिमा हैज नॉट परचेज द बैग herself, though she has not purchased herself, there is a vicarious liability coming to her. So therefore this is out of question. Harika, being a minor, the shopkeeper should not have sold the bag to her. लॉजिकल है
ठीक है, पर प्रिंसिपल के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है, एंड देयरफॉर दिस इज आल्सो आउट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। देन सिंस शी परचेज द बैग थ्रू हर सिस्टर, Hima is liable to pay for it, and therefore answer would be C. So C looks good, C looks good, ठीक है। हरिका being a minor, so minor का कोई प्रिंसिपल है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका C. Coming to 167, negligence is the absence of care by one party which results in some damage to another. Damage is an essential ingredient to constitute a tort of negligence. So ये क्या है, tort of negligence के बारे में क्वेश्चन है, और बात क्या हो रही है, डैमेज। ओके, चलिए देखते हैं। मिस्त्री left his ladder on the public road while unloading it from the truck when he went to open the shutter of his shop. Saini, who was riding his motorcycle, had to swerve hard to avoid hitting the ladder as he came with speed on the road. Saini fell down but was miraculously not injured. Okay, he was not injured. Okay, ठीक है। चलिए, क्या बोला इन्होंने, डैमेज इज एन एसेंशियल पार्ट। सो अब क्या अप्लाई होगा, लेट्स अंडरस्टैंड। Which of the following statement is most appropriate in relation to this? Okay, ठीक है। Mistry is not liable for tort of negligence since Saini was not injured through though he fell down. ठीक है, वो गिरा पर फिर भी उसको कोई इंजरी हुई नहीं है। यहाँ पे वर्ड क्या बोला है, डैमेज, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे उसको डैमेज हुआ है क्या, आई थिंक वो जो गिरने के बाद जो उसको फिजिकल इंजरी हुई जो नहीं हुई है, उस मुताबिक वो फिजिकल इंजरी तो नहीं हुई, पर वो गिरा है, जो गिरा है itself is a damage, ठीक है, itself is a damage, ठीक है। so therefore it is pretty clear that उसको डैमेज हुआ है, फिजिकल इंजरी नहीं हुई है। okay, so Mistry is liable, yes, because Saini fell down, you can say, in the presence of ladder, so this could be right. Mistry is not liable for tort of negligence since Saini was speeding on the road. अब सैनी स्पीड में जा रहा था कि नहीं जा रहा था, दैट इज इमटेरियल टू अस, बिकॉज यहाँ पे ये नहीं बोला है दैट द नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ रॉन्ग डूअर, है ना, ये उन्होंने बोला नहीं है, ठीक है। प्लेंटिफ इटसेल्फ इज अ रॉन्ग डूअर, ये नहीं बोला है। मिस्त्री इज लायबल फॉर द tort of negligence since he was careless in leaving the ladder on the road. Yes, he was careless, पर हमें अप्लाई करना था डैमेज वाला प्रिंसिपल, सो डैमेज के नजरिए से द बेस्ट आंसर वुड बी बी। ओके, चलिए, ग्रेट। सो दैट्स द आंसर 168. इट सेज एवरी पार्टनर इज लायबल अलोन एंड जॉइंटली विद अदर पार्टनर्स फॉर द डेट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनकर्ड। सो दिस इज अ पार्टनरशिप फर्म रिलेटेड क्वेश्चन, इट्स अ जॉइंट लायबिलिटी। इट सेज every partner is an agent of every other partner while being a principal in his own right in the business of partnership. So they are jointly held liable if one partner is doing some work for the entire firm. So this is Varun, who's a partner in the firm, with Chinmay and Jafar. Jafar purchases a car for his personal purpose and obtains credit for the same in the name of partnership behind the back of the other partner. बाकी लोगों को पार्टनर को पता नहीं है, ठीक है। He fails to pay the due amount on the expiry of the credit period. Okay, so Varun is a partner, ठीक है, with Chinmay and Jafar, ठीक है। Jafar purchases and therefore this is a question. Okay, अब क्या होगा, कौन लायबल होगा, परचेज किसने किया है, जाफर ने परचेज किया है। Is Varun and Chinmay liable? No, because Jafar has purchased it for the personal purpose. This was no connection for the partnership, and therefore है ना, Varun and Chinmay are not liable, है ना, since Jafar purchased it for the personal purpose. So answer has to be B. Okay, coming to question number 169. Parents are not liable for the wrongs committed by their children unless they provided them the opportunity for such wrongful acts to be committed by their children. ठीक है, पेरेंट्स वैसे लायबल नहीं है, पर पेरेंट्स ने उनको अपॉर्चुनिटी दी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं है, ठीक है, और पेरेंट्स ने आपको गाड़ी पकड़ा दी और आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी गलती हो गई और उसकी वजह से किसी को नुकसान हुआ, तो योर पेरेंट्स आर लायबल, ठीक है, योर पेरेंट्स आर
लायबल, ओके, बिकॉज उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी दी है. सुनील माइनर टेक्स कीज टू हिज फादर्स कार फ्रॉम द टेबल टॉप where his father keeps it, drives the car on the public road and hits a pedestrian who gets injured. Which of the following statement is the most appropriate in relation to the legal principle stated? लीगल प्रिंसिपल के मुताबिक, है ना, ये सुनील के फादर लायबल होंगे कि नहीं होंगे? भाई सुनील के फादर ने गाड़ी की चाबी कहाँ रखी है? सुनील के फादर ने गाड़ी की चाबी टेबल टॉप पे रखी है, और टेबल टॉप पे रखने से प्रॉब्लम ये है दैट छोटा बच्चा उसको ले सकता है. ठीक है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फादर टू कीप अवे the riskier things from the excess of the small children. Okay, and therefore Sunil's father is liable. Yes, he is liable for the conduct of Sunil resulting in accident, since he left the car keys where his son could easily take it without his permission. बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा सा आंसर होता है ये. Okay, coming to 170, it says no remedy lies in law where an injury is caused to a person without any infringement of his legal right. तो अगर किसी का लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है तो उसके सामने कोई रेमेडी नहीं है. ठीक है, कोई कंपेंसेशन नहीं है. दिस इज द मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल. ओके, it says Ashutosh started a tuition center right next to one being run for the past 20 years by Gulshan. After Ashutosh started his center, large number of students shifted from Gulshan's tuition center to Ashutosh's center, forcing Gulshan to close down his establishment, suffering huge losses. Can Gulshan institute a legal action against Ashutosh? Now the problem is, ठीक है, आशुतोष ने जो भी काम चालू किया, हैज इट वायोलेटेड गुलशन का कोई, you can say, लीगल राइट? नो, गुलशन का कोई लीगल राइट वायलेट हुआ नहीं है, इसीलिए आशुतोष ने कोई गलत काम किया नहीं है. सो आशुतोष हैज नॉट वायलेटेड एनी लीगल राइट ऑफ गुलशन. सो देयरफॉर आंसर वुड बी सी. ओके, चलिए, ग्रेट. नंबर 171, इट सेज आर्टिकल नंबर 23 of Indian Constitution states that no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself. ठीक है, तो कोई भी बंदा अगर accused है उसको अपने खिलाफ कभी भी विटनेस के तरीके से यूज नहीं करेंगे. ठीक है, दैट इज कॉल्ड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन. इफ यू रिमेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूशन क्लास आई डिस्कस दिस इश्यू विथ यू. ओके, चलिए, यहाँ पे उबैद नाम का एक भाई साहब है. he refuses to give a sample of his blood after he stopped by police for driving over the speed limit. तो रैश ड्राइविंग कर रहे थे ये भाई साहब, पुलिस ने उनको रोका, पुलिस ने बोला कि आपका ब्लड सैंपल चाहिए, एंड ही said that, oh, I don't want to give. Police suspect him to be, you can say, driving in a some illegal manner. ठीक है, और इसकी वजह से पुलिस ये मांग रही है. तो क्या होगा, उबैद को इस पर्टिकुलर आर्टिकल के मुताबिक बेनिफिट मिलेगा क्या? ठीक है, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि वो एक्यूज्ड अभी तक नहीं है, अभी बस वो सस्पेक्ट है, और इसकी वजह से पुलिस कैन स्टॉप हिम. सो देयरबाय उबैद इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर दिस आर्टिकल. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 172 बोलता है द लॉ which provides a special power to armed forces in India is popularly known as AFSPA, Armed Forces Special Power Act. ठीक है, आप ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कौन कौन से स्टेट में अभी लगा हुआ है. प्लीज बताइएगा आप मुझे, आपका ये होमवर्क आपको काफी मदद करेगा. ओके, कमिंग टू 173, द लॉ स्टेट्स दैट फॉर द फूड बिजनेस ऑपरेटर मस्ट बी रजिस्टर्ड with a license under FSSAI to run the food business. Very simple. ठीक है, तो ये जो बॉडी है FSSAI, उन्हीं ने मैगी को बैन किया था. ठीक है, उसके अंदर MSG कंटेंट था, दैट इज मोनोसोडियम ग्लूटामेट की वजह से उसको बैन किया था. कविता's neighbor suffer a food poisoning after consuming sweets gifted by her on the occasion of a celebration at her home. कविता ने उनको गिफ्ट किया, और कविता does not have a registration of this license from FSSAI. ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है? कविता को लाइसेंस लेने की जरूरत है? जरा भी नहीं. कविता doesn't require any kind of license.
ठीक है, so answer has to be D. Kavita did not take a license or register with FSSAI. Coming to question number 174, it says an agreement entered into by way of wager or a bet is unenforceable in law. Thomas is very good at predicting outcomes of cricket matches. Raja and Hoja give him ₹1,000 each to enable him to bet with others about the outcome of a cricket match. Thomas wins ₹3 lakh after betting ₹3,000. 3,000 रुपया लगाने के लिए राजा ओझा ने अपने पैसे दिए और अब ये पैसे आने के बाद शायद थॉमस ये बोल रहा है that I am not interested to give you money. ठीक है, so which of the following statement is the most appropriate in relation to the legal principle? Legal principle के मुताबिक, ठीक है, Thomas did not share any money with Raja Bhoja since it is the outcome of an unenforceable agreement. And this is our last question we are discussing, and in this particular module we are going to discuss 25 in the next module. Audi alteram partem, natural justice का ये पहला principle है that no one will be, you can say, no judgment will be given without hearing the other side. ठीक है, it is a principle that no person should be judged without a fair hearing. Sanjay, who lives in Delhi, is accused of theft and brought before the court. The magistrate discovers that he is a mute. Okay, which of the following statement is most appropriate in relation to this legal principle? Again, according to this principle, what is the appropriate answer? Okay, the magistrate will have to take all the proper care so that even this mute person should be in a position to communicate to the magistrate in a right manner. ठीक है, अब उसका communication related जो भी process है वो magistrate को लगाना पड़ेगा, and thereby answer would be magistrate has to take all measures to understand what Sanjay has to convey about the accusation against him. Okay, chaliye, great. So with this I close this module, and do not forget to go through our module number 2. In module number 2 we are going to discuss next 25 questions. ठीक है, previous year के question solve करना is very crucial, and therefore this is very critical exercise we have started just for you. Okay, so do not forget to go through our protalentdigital.com. वहां से इस PDF को डाउनलोड करना मत भूलिएगा. Okay, thank you very much. All the best.